हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3 है हमारे एनसीईआरटी में। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 2x plus y is equal to 13 and 4x minus y is equal to 17. I need to find the value of x minus y. तो आप इनको एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए। x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको आपस में माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का सोल्यूशन यहीं पे कर लेते हैं। सोल्यूशन 1, वी हैव गिवन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। ऐड ऑन किया, ये कट जाएगा, ये बना 6x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 सही है, और ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। सो 2 इंटू 5 10 प्लस y इज 13, y की वैल्यू 3। सो यू नीड टू फाइंड x माइनस वाई। x और y की वैल्यूज़ का डिफरेंस, x इज़ 5 y 3, तो आंसर कितना आएगा 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नाउ कम टू दी सेकेंड वन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 and their difference is 45. Find the numbers. Solution second, दो नंबर्स मान लो x और y, तो x प्लस वाई ये हो गया इनका सम 105। ठीक है, और इनका डिफरेंस x माइनस वाई दैट इज़ 45। ऐड ऑन करेंगे, y से y कट गया, 2x इज़ 150। सो x की वैल्यू यहाँ से 75, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। 75 प्लस वाई इज़ 105, सो y की वैल्यू 30। सो दैट मीन्स टू नंबर्स आर 75 एंड 30। लास्ट पे आंसर लिख लेना, टू नंबर्स आर 75 एंड 30। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड है जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें दो इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखना है। किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है। अगर ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट वेरिएबल्स को इक्वल करके, कोफिशिएंट अगर ऑलरेडी सेम है तो हमें जस्ट साइन ऑपोजिट करने हैं। अगर वो भी ऑपोजिट है ऑलरेडी तो हमें जस्ट इक्वेशंस को ऐड ऑन कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, देन नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। दिस इज़ द थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ। थर्ड का सोल्यूशन देखें सबसे पहले, तो सोल्यूशन 3। यूनिक सोल्यूशन की इक्वेशन कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये कंडीशन किसके लिए, फॉर यूनिक सोल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट्स। आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1/3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट 2, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है k। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट इम्प्लाइज k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या हो सकती है, therefore k can have any real value। k की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, except k can have any real value except 6। 6 को छोड़ के k की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्थ, आई नीड टू फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमें ग्राफ बना के, ग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा पेपर में। ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको ग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा। आपने इन दो इक्वेशंस के पहले दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, उसके बाद ग्राफ के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6।
अब इसमें हम टर्न बाय टर्न वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेट से मैंने x को 0 किया तो ये x 0 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3। अब मान लो हमने y को 0 कर दिया तो सीधा सीधा x इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे x को 0 किया, y 3 आया, तो 0,3। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे x 6 है, y 0 है, तो 6,0। अब इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 12। लेट से हम y को 0 करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 6। और अगर हम इसमें अब x को 0 करें तो y की वैल्यू -12/5 आएगी। अब पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस फ्रैक्शन वाले आंसर को ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पॉइंट्स वाले आंसर को अवॉइड करें, कुछ ऐसा आंसर फाइंड आउट करें जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें इजीली लोकेट हो जाए। तो लेट अस से अगर हम y को ही 1 पुट कर दें या फिर y को 2 पुट करें, पुट y इज इक्वल्स टू 2, so you will get 2x minus 5 into 2 is equals to 12। ये बन गया 10, इधर जाके प्लस होगा, 2x is 22, so x की वैल्यू यहाँ से 11। ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बना 6,0 और ये वाला पॉइंट बन गया 11,2। अब हमें इनका ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस चाहिए होगी। अच्छा, हमारे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव साइड पे ही हैं, तो अगर हम सिर्फ इतना ग्राफ भी प्लॉट कर लें तो चलेगा, इससे काम हो जाएगा। नाउ दिस इज़ अ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। 0,3 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, 0,3 प्रॉपर जब आपको ग्राफ दिया जाएगा मार्किंग करोगे तो ये वाला पॉइंट है ना a, 0,3 यहाँ पे आ गया, और इसको मान लो मैंने b बोल दिया, तो 6,0 यहाँ पे आ जाएगा 6 पे। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे 11 होगा, आगे चल के थोड़ा और दूर लगा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आएगा 2। ठीक है, एक तो ये हो गया 6,0 b पॉइंट। अच्छा, इसमें भी देखो 6,0 है, ये भी 6,0 है। लेट से ये c है तो ये b है और यही c है, इसको b बोल दो या फिर c बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। 11,2 यहाँ पे आ जाएगा, x वाली साइड से 11, y वाली साइड से 2, ये वाला पॉइंट लेट अस से d। तो a और b को ज्वाइन करके लाइन AB बनेगी, फर्स्ट लाइन। अब लाइन को थोड़ा बहुत आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एक सही वाला ग्राफ देखने को मिले। और दूसरी जो लाइन बनेगी वो यहाँ से आएगी, D और C को जोड़ने पे आएगी, लाइक दिस। अब दोनों लाइंस कहाँ पे कट हो रही हैं, दोनों लाइंस कट गई पॉइंट B पे या फिर पॉइंट C पे, दोनों सेम ही है। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और यही सोल्यूशन है, यही आंसर है। देयरफॉर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6,0, ये कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0। इसका मतलब x इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, ये हो गया हमारा 4th, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5th और ये होगा 6th। सुमित इज 3 times as old as his son। 5 years later, 5 साल बाद सुमित की जो एज है दैट विल बी 2.5। 2.5 मतलब 5/2 हो गया, 2.5 times as old as his son। How old is Sumit at present? तो हम दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन 5, लेट Sumit's
present age, let Sumit present age x years, let his son's present age y years। ठीक है, हमने दोनों की प्रेजेंट एज लेट की, सुमित की भी और उसके सन की भी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन करंटली इन दोनों की एज का आपस में क्या रिलेशन है? सुमित की एज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो सुमित की एज x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y। ठीक है, सुमित जो है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स y। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? ऑल्सो 5 years लेटर, 5 साल बाद, 5 साल बाद सुमित की एज x प्लस 5 हो जाएगी और उसके सन की एज y प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 साल के बाद दोनों 5-5 साल और बड़े हो गए। जो सुमित x ईयर्स का था अब वो हो गया x प्लस 5 ईयर्स का, और जो उसका सन y ईयर्स का था वो हो गया y प्लस 5 ईयर्स का। अब 5 साल के बाद इनकी एज का आपस में क्या रिलेशन है? सुमित की जो एज है ये वाली, दिस एज इज इक्वल टू 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, दिस इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स सन्स एज। तो 5/2 से सन की एज को मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू द एज ऑफ सुमित। ठीक है, अब x किसके इक्वल है? 3y के, वो यहाँ पुट कर दो, तो ये बनेगा 3y प्लस 5 इज इक्वल टू, अच्छा ये जो नीचे वाला 2 है पलट के इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू वाई प्लस 5 ब्रैकेट्स ओपन, 6y प्लस 10, 5y प्लस 25, ये इधर माइनस होगा, y रह गया, ये उधर चला गया, 15 आ गया, तो y की वैल्यू 15 और इसको ले जाओ यहाँ पे, therefore x is equals to 45। so Sumit's present age 45 years and son's present age 15 years। ठीक है, I hope this much is clear। then 6th का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का जो कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। दिस इज फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा अब देखो, दोनों इक्वेशंस की जो प्रेजेंटेशन है वो एक जैसी होनी चाहिए। दोनों की जो कांस्टेंट टर्म है वो या तो लेफ्ट साइड पे हो या दोनों की कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे हो। जब आपने C1 C2 की वैल्यू पुट करनी है तो ऐसे नहीं करना है कि एक इक्वेशन में कांस्टेंट पार्ट लेफ्ट साइड पे है दूसरे में राइट साइड पे है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमने अपनी इक्वेशंस को देखा, यहाँ पे 2xy एक तरफ है, कांस्टेंट पार्ट दूसरी तरफ है, मतलब कि x और y वाली टर्म इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, बाकी टर्म राइट साइड पे। इसमें देखो दूसरी इक्वेशन में x और y वाली टर्म, ये वाली दो टर्म्स, ये दोनों लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के राइट साइड पे। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों का पैटर्न मैच हो रहा है। वैल्यूज पुट करेंगे, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू x का कॉफिशेंट k प्लस 2 इज इक्वल टू 3/, साइन साथ में लिखना है, -3 इंटू 1 माइनस k इज इक्वल टू 7/5k प्लस 1। ठीक है, अब ये कट गया, यहाँ पे 1 1 रह गया, मतलब ये माइनस को अंदर ले जाएं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 2/k प्लस 2, ये माइनस को अगर अंदर ले जाएं यहाँ पे k माइनस 1, 7/5k प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे 2k सॉल्व करेंगे और हर बार k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। पहले हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल करेंगे
और दोनों से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों से k की वैल्यू सेम आई तो वही आंसर होगा। अगर दोनों से k की वैल्यू अलग आई तो हम लिखेंगे देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। फिर तो k की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। पहले हम इन दोनों को अगर सॉल्व करें, 2/k+2, 1/k-1 एंड 1/k-1, 7/5k+1। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 2k-2 इज इक्वल टू k+2। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो गया, k रह गया, ये उधर चला गया 4। यहाँ से k की वैल्यू 4, यहाँ से देखें ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5k+1, 7k-7, ये इधर आके माइनस होगा, -2k, और ये उधर चला गया -8, माइनस माइनस कट गया, k की वैल्यू 4। देखो अपने आप k की वैल्यू सेम आ गई ना। अगर k की वैल्यू दोनों से सेम नहीं आएगी तो आंसर लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, बट यहाँ पे तो सेम आ गई, सो k इज इक्वल टू 4, यही इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट ये 7th और ये 8th। फाइंड C if the system of equations has infinitely many solutions। तो अगेन फिर से वही काम है, 7th का सोल्यूशन। अभी मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी a1 b1 a2 b2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं सीधी वैल्यूज़ पुट करूँगा। अच्छा, कांस्टेंट पार्ट दोनों का या तो राइट साइड पे, दोनों का या तो लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे दोनों का कांस्टेंट पार्ट लेफ़्ट साइड पे है, तो बिल्कुल ठीक है, चलेगा। सो ये बनेगा c/12 should be equals to 3/c should be equals to 3 minus c/-c। ठीक है, अगेन दो को लेके सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों से सेम आंसर निकलना चाहिए। तो अगर मैं पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यू विल गेट c² इज़ 36, तो c की वैल्यू ±6। ठीक है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना, और स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने पे दो आंसर आ जाते हैं, प्लस और माइनस। दूसरे वाले केस को अगर सॉल्व करें, 3/c इज इक्वल टू 3 - c/-c। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में से c कट गया, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर में से c कट गया, यहाँ पे 1 1 रह गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1। अच्छा, -1 से क्रॉस करेंगे तो -3 बनेगा, 1 से क्रॉस करेंगे तो सेम रहेगा। ये वाला 3 इधर आके माइनस हो गया, तो -3 - 3 -6 इज इक्वल्स टू -c। माइनस माइनस कट गया, तो c की वैल्यू 6। अब देखो, ये हमारा पहला सोल्यूशन है, ये वाला जो, ये फर्स्ट सोल्यूशन, ये सेकंड सोल्यूशन। फर्स्ट और सेकंड सोल्यूशन में कॉमन वैल्यू कौन सी है? कॉमन वैल्यू है 6। c की दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, प्लस और माइनस में। हमें कौन सी वाली रखनी है जो सेकंड सोल्यूशन के साथ मैच कर जाए? तो सेकंड सोल्यूशन में c की वैल्यू 6 है, सो फाइनली हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर c इज इक्वल टू 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से आई नीड टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, रिलेशन का मतलब है कि p और q आपस में किसी तरीके से जुड़ेंगे, मतलब आपस में इनका कोई ना कोई, लाइक p q के इक्वल आ जाएगा, या डबल आ जाएगा, या हाफ हो जाएगा, या नेगेटिव हो जाएगा, या ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। मतलब हमें ये जो पहली इक्वेशन गिवन है, x - 4y प्लस p इज इक्वल टू 0, दिस इज़ द फर्स्ट, एंड दूसरी गिवन है 2x प्लस y माइनस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड है। ठीक है, अब इन दोनों में हमने x को 3 पुट करना है और y को 1 पुट करना है, दोनों में साइमल्टेनियसली। सो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1। इसमें आ जाओ ज़रा, x की जगह 3 - 4 × 1 प्लस p इज इक्वल टू 0। ये 4 बनेगा, 4 और 3 का डिफरेंस -1 आ जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है, तो -1 प्लस p इज इक्वल टू 0। सो p की वैल्यू यहाँ से 1।
ठीक है, p की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ से 1। यहाँ पे आ जाओ दूसरे वाले में, इसमें देखें ज़रा, x की जगह 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस क्यू माइनस 2, ये 6 प्लस 1 7 माइनस क्यू माइनस 2, ये बन गया 5 माइनस क्यू, तो q की वैल्यू यहाँ से 5। अब देखो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 5, सो देयरफॉर रिलेशन बिटवीन p एंड q इज। अच्छा, अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए और आपको नहीं पता चल रहा कि इनका रिलेशन क्या है, वैसे तो यहाँ पे पता चल चुका है, जो q है वो p का 5 गुना है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चले तो आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों की रेशियो बना के देख लेना है रफली। p और q की रेशियो बनाई 1/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना 5p इज इक्वल्स टू q, ये बन गया और यही रिलेशन है। तो हम लिख रहे थे रिलेशन बिटवीन p एंड q इज 5p इज इक्वल्स टू q, ये इसका आंसर आ गया। ये जो काम है आप रफली करके देख सकते हैं रिलेशन बनाने के लिए। अगर तो आपको वैसे ही देखने से पता चल गया कि q p का 5 गुना है तो आप लिख दो q इज इक्वल टू 5 टाइम p। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही है, देखने में नहीं पता चल रहा, तो आप दोनों की रेशियो बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वही रिलेशन है। ठीक है, 8th, देन ये हो गया हमारे पास 9th। 2 people are 16 meter apart on a straight road. They start walking at the same time. If they walk towards each other with different speeds, they will meet in 2 hours. और अगर वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलते हैं, दे वुड हैव मेट इन 8 hours. फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड्स। ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम लेट कर लेते हैं दोनों की स्पीड। सॉल्यूशन 9, लेट s1 मतलब स्पीड 1 x किलोमीटर पर आवर, s2 मतलब स्पीड 2 y किलोमीटर पर आवर। नाउ केस 1 मतलब दे विल वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। तो केस 1 में ऐसा हो रहा है, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो लेट अस से ऐसे है। ठीक है, एक रफली डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ गई लाइन, जस्ट अ मिनट, ये रहा। ये पर्सन ए, ये पर्सन बी, ए जाएगा बी की तरफ, बी आएगा ए की तरफ, और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी जहाँ पे दोनों मिलेंगे। तो केस 1, persons will meet at point C. Persons will meet at point C. ठीक है, अब देखो A जब चला था C तक पहुंचा, B चला C तक पहुंचा, एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है, ऐसे दोनों आपस में बीच में कहीं पे मिल गए। तो A जब यहाँ से चल के C तक पहुंचा, उसको 2 घंटे लगे। उसी उतने टाइम में ही B यहाँ से चल के यहाँ तक आया, उसको भी 2 घंटे लगे। तो दोनों का टाइम सेम है 2 घंटे का। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे D1 मतलब डिस्टेंस 1, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। और पहली स्पीड है x, टाइम है 2, दैट इज 2x, एंड ये डिस्टेंस है AC के इक्वल। ठीक है ना, पहला पर्सन A से चलना शुरू कर, पहले पर्सन ने A से चलना शुरू किया और C तक पहुंच गया, तो AC इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट पर्सन। देन D2 जो B से चला और C पे पहुंचा, अगेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड y, टाइम 2, 2y, एंड दैट इज इक्वल टू BC। ठीक है, A और B के बीच का खुद का डिस्टेंस कितना है वो भी हमें गिवन है। A और B के बीच खुद 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है ना, A से B का जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर का है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसकी हेल्प से अब इक्वेशन बन जाएगी।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए बी इज़ 16 किलोमीटर, और ए बी को हम तोड़ के लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी 16, ए सी की वैल्यू 2x, बी सी की वैल्यू 2y 16, यू कैन डिवाइड विद 2 क्योंकि हर टर्म 2 से कट हो रही है, सो यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पे सेकंड केस सॉल्व करेंगे, केस 2, यहाँ पे केस 2। अच्छा देखो, ए और बी का डिस्टेंस तो सेम ही है, वो थोड़ी ना बदला। अब केस दोबारा से शुरू हुआ कि यहाँ पे ए पर्सन और यहाँ पे बी पर्सन, ए चला बी की तरफ, बी आगे की तरफ, सेम डायरेक्शन, पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते थे, अब सेम। तो आगे कोई पॉइंट है डी जहाँ पे वो मिलेंगे, चलो इस पॉइंट को ई बोल देते हैं, ई, क्योंकि D1 D2 हमने ऑलरेडी यूज़ किया ना, तो डिस्टेंस वाला डी और पॉइंट वाला डी कहीं आपस में मिक्स ना हो जाए, थोड़ा सा चेंज कर दिया, पॉइंट का नेम ई बोल दिया। ठीक है, अब देखो ये कितनी देर में मिलते हैं, सेकंड केस में उनके जो मिलने का टाइम है दैट इज़ 8 आवर्स। इसका मतलब ये है ए ऐसे है ना, ए बी, ए ये वाला ए बी की तरफ चला और बी आगे चला गया, अब दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे जाके कहीं पे वो मिले, तो ए को अपनी पोजीशन से उस पॉइंट ई तक पहुंचने में 8 घंटे लगे, और बी को अपनी पोजीशन से आगे ई तक पहुंचने में भी 8 घंटे लगे, तो टाइम दोनों का सेम है 8 आवर्स, स्पीड अलग अलग है। तो डिस्टेंस D1 दैट इज इक्वल्स टू ए ई विच इज़ इक्वल टू स्पीड, स्पीड किसकी, ए की, पहली स्पीड, इनटू टाइम 8, तो ये 8x बन गया। डिस्टेंस T2 बी ई, स्पीड इनटू टाइम, तो 8y बन गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए बी इज इक्वल टू 16, वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए ई माइनस बी ई। Now what is AE? 8x, BE 8y, 8 कॉमन किया, you will get x minus y is equals to 2. You can divide this equation by 8. Now we are having two equations. First equation इसके नीचे लिख लेंगे, x plus y is equals to 8 like this. इसको अब हमने ऐड किया, y कट गया, सो 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू यहाँ से 5, और ये वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो लेटे से, सो 5 प्लस वाई इज 8, y इज इक्वल्स टू 3। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, उनकी स्पीड्स, देयरफॉर S1 इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड S2 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दिस वॉज 9th, नेक्स्ट कम टू दी 10th. Fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. It becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. दो केस गिवन है, पहले केस में न्यूमिरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 बन जाएगी। दूसरे केस में डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 बनेगी। हमें फ्रैक्शन के बारे में बताना है कि फ्रैक्शन क्या है, तो सॉल्यूशन, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x ओवर y, लेट से ये फ्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला केस है न्यूमिरेटर जो x है, x में से 1 माइनस किया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, एंड दिस फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, सो यू विल गेट 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3x माइनस y विल बिकम 3, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद तो बताइए हमें एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर लेना है, बस बात यह है कि इक्वेशंस कैसे बननी है वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट ऑल्सो, और हमें क्या गिवन है कि फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगी व्हेन
8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर को कुछ नहीं किया, न्यूमिनेटर x जो था वो एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर जो y है उसमें हम 8 ऐड कर देंगे, सो यू विल गेट y प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x is y plus 8, so 4x minus y is equals to 8। सेकेंड इक्वेशन, बाकी अब आप समझदार हो, आपको पता है कि इसको क्या करना है। आपने इन दोनों को, दो इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख लेना है। y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, जस्ट साइन चेंज करने की ज़रूरत है। y कट गया, x इज इक्वल्स टू 5। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में ले जाओ या सेकंड में ले जाओ, सो 3 इंटू 5 15 माइनस y, तो y की वैल्यू यहाँ से 12। देयरफॉर फ्रैक्शन जो हमें चाहिए थी दैट इज इक्वल्स टू 5/12। ठीक है, नाउ कम टू दी 11th। एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। एक फादर के 2 बच्चे हैं, दोनों की एज का सम किया, ठीक है, फिर उसका डबल किया तो वो फादर की एज बनी। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद क्या होगा, हिज एज विल बी, मतलब फादर की एज दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो हम इसमें दो चीज़ें लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये बीच में से मिस हो गया पेन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू x years। लेट सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सन्स इज इक्वल्स टू, अच्छा डॉटर सन ऐसा कुछ नहीं गिवन तो चिल्ड्रन लिख लेते हैं ना, ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू y years। ठीक है, एक फादर के 2 बच्चे हैं, ये नहीं है कि दोनों की एज y है, पहले की एज कुछ भी होगी, दूसरे की एज कुछ भी होगी, जब दोनों को ऐड ऑन किया तो एक नंबर आया, मान लो एक 10 साल का है, एक 15 साल का है, दोनों को प्लस किया तो 25 हो गया, वो जो दोनों का सम है दैट इज़ y। ठीक है, मैं तो वैसे ही बोल दिया 10 और 15 ऐसे है नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों की एज इक्वल है, क्योंकि ट्विन्स थोड़ी ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हमें क्या पता। तो हम ये मान के नहीं चलेंगे कि वो ट्विन्स हैं, हम बस इतना कहेंगे कि दोनों की एज को जोड़ के y बनता है। ठीक है, तो y के अंदर 2 एजेस हैं, पहले की भी है और दूसरे की भी है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, फादर की एज जो है बच्चों की एज के सम से डबल है, तो फादर की एज x इज इक्वल्स टू डबल ऑफ y। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, फादर की एज जो है दैट इज डबल ऑफ सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो। अच्छा, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, 20 साल बाद, प्रेजेंट एज फादर की x है तो 20 साल बाद होगी x प्लस 20। प्रेजेंट एज दोनों की y है तो 20 साल बाद, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो लिखते हैं y प्लस 20 और इस पे ब्रैकेट, ये गलत हो गया। y के अंदर 2 बच्चों की एज है, एक बच्चा अगर 20 साल बड़ा हो गया तो दूसरा भी तो साथ में 20 साल बड़ा हो गया, तो 20 आपको 2 बार ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है ना, y क्या है, 2 बच्चों की एज का सम, एक बच्चा अगर 20 साल बड़ा हुआ, ऑब्वियस है दूसरा भी तो साथ में 20 साल बड़ा हो गया, तो 20 2 बार ऐड करेंगे। अब ये फादर की एज है, ये बच्चों की एज है, ठीक है, ये 20 साल बाद वाली एज है, इनको आपस में कैसे, इनका रिलेशन आपस में क्या है, हिज एज विल बी इक्वल टू, तो ये जो फादर की एज है 20 साल बाद वाली अपने बच्चों के सम के एज के इक्वल हो गई 20 साल के बाद, तो ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। ब्रैकेट को हटाएंगे तो 20 एक 20 को कट कर देगा, x की जगह 2y आ गया फर्स्ट इक्वेशन से, y प्लस 20 एज इट इज़, y इधर आके माइनस हो जाएगा,
यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 20। तो इसका मतलब दोनों बच्चों की एज को जोड़ के 20 बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो फादर की एज चाहिए, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में ले जाएंगे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 मतलब 40। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। बच्चों की प्रेजेंट एज अलग अलग की हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, और ऐसे क्वेश्चंस में कभी वो पूछेंगे भी नहीं कि दोनों बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट एज क्या है। अगर वो पूछेंगे तो सिर्फ फादर की एज पूछेंगे जो यहाँ पे पूछी गई है, और हमने उसके बारे में बता दिया। सो नेक्स्ट 12th, सॉल्व द पेयर ग्राफिकली, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस विद द वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो हमें इस लाइंस के जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। पहली लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हम x को 0 पुट करें, x को 0 किया तो 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 2। अगर हम y को 0 करें तो x इज इक्वल टू 6, तो पॉइंट्स कौन से बनेंगे, 0,2, ठीक है, एंड 6,0। अब सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ। अगर हम y को 0 करें तो 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू यहाँ से 6। और अगर हम x को 0 करें तो माइनस 3y इज 12, y की वैल्यू -4, तो पॉइंट्स बनेंगे 6,0 एंड 0,-4। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे समथिंग लाइक दिस, और उसमें फिर हम पॉइंट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास 0,2, 0,2 हमारा आएगा यहाँ पे कहीं पे y एक्सिस पे, ठीक है। फिर 6,0 यहाँ पे आ जाएगा। तो पहली लाइन तो हमारी ऐसे बन जाएगी जो इन दो पॉइंट्स में से पास करेगी। लाइन को थोड़ा एडजस्ट करें ताकि पॉइंट्स में से पास करनी चाहिए जो हमने लगाए हैं यहाँ पे। जस्ट मिनट, ठीक है, आई थिंक अब एडजस्ट हो गया है, सही है। उसके बाद फिर आ गया 6,0 ऑलरेडी लगा हुआ है, यही वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है 0,2 और 6,0, उसके बाद 6,0 ये यहाँ पे है, और एक यहाँ पे आ जाएगा -4 पे। दिस इज़ y एक्सिस, x एक्सिस एंड ये ओरिजिन, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दूसरी लाइन बन गई लाइक दिस। इस तरह से एक और लाइन बन गई, ठीक है, ये रही लाइन। तो ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन क्या निकला, 6,0, क्योंकि दोनों लाइंस कहाँ पे कट हुई, 6,0 पे लाइंस कट हो रही हैं। तो ग्राफिकली जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आंसर है दैट इज x इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, ये आंसर है। ऑल्सो फाइंड एरिया, अब उसने एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला। कौन सा एरिया, इन दो लाइंस को y एक्सिस के साथ जोड़ने पे जो ट्राइंगल बना, इसका एरिया। तो देखो ये ट्राइंगल बनता है लाइक दिस, ये वाला ट्राइंगल y एक्सिस के साथ जुड़ता हुआ ट्राइंगल, ये वाला, इसका एरिया। अब ध्यान से देखो, ओरिजिन पे तो 90 बनेगा, है ना, x एक्सिस y एक्सिस 90 पे मीट करते हैं। तो ये ट्राइंगल की हाइट हो गई, और ये हाइट कितने यूनिट की है, ये 6 यूनिट की हाइट है, 0 से 6 तक है। अच्छा, ये बेस हो गया, ये वाला बेस हो गया। बेस कितने यूनिट का है, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर है, 4 यूनिट नीचे है, तो बेस हो गया टोटल 6 यूनिट का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आप इनको नेम कर दो ना, ABC नेम कर दो। लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
तो हाफ इंटू 6 36 का हाफ करेंगे तो 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और हो सके तो ये जो ट्राइंगल है इसको हल्का सा वहाँ पे शेड कर देना, ताकि एग्ज़ामिनर को पता भी चल जाए कि आपने कौन सा ट्राइंगल आइडेंटिफाई किया है, क्या वो सही वाला ट्राइंगल है भी या नहीं। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट 13th एक ट्राइंगल है ABC, एंगल A गिवन है x डिग्री, एंगल B गिवन है C गिवन है, C और B का डिफरेंस गिवन है। तो बताओ तीनों एंगल्स क्या हैं। सॉल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। C और B का जो डिफरेंस है 9 डिग्री, ये रहा C y माइनस ये रहा B 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें तो y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो माइनस 3x प्लस y। ठीक है, इसको आगे लिख लिया, y को पीछे, और ये 7 फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि ज़्यादातर हमें आदत है कि हम x वाली टर्म को आगे लिखते हैं, y वाली टर्म को पीछे लिखते हैं, इसलिए ऐसा किया। अदरवाइज़ कोई कंपल्शन थोड़ी ना है कि ऐसे करके लिखो, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ऑल्सो अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएं उसके बारे में सोचना होगा। अब क्योंकि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के 3 एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इसमें भी 3 एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। ऑल्सो एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। A की वैल्यू x, B की वैल्यू 3x माइनस 2, C की वैल्यू y, ये हमारा बन गया 4x प्लस वाई इज़ 182 सेकेंड इक्वेशन। आगे का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, x और y आ जाएगा। जो भी x और y की वैल्यू आएगी a, b और c में पुट कर देना, यू विल गेट दी आंसर्स। ठीक है जी, ये हो गया 13th। नाउ 14th एक पर्सन है जो बोट डाउन स्ट्रीम में चला सकता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है विद द फ्लो ऑफ वाटर, अप स्ट्रीम का मतलब है अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर। देखो डाउन स्ट्रीम जाने में बोट को हेल्प मिल जाती है क्योंकि पानी का बहाव भी उसी तरफ है, बोट भी उसी तरफ जा रही है, तो पानी हेल्प करता है, बोट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब हमें अपस्ट्रीम चलना है, अपस्ट्रीम का मतलब है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। अब पानी नीचे जा रहा है, मतलब पानी इस तरफ बह रहा है, हम इधर आ रहे हैं ऑपोजिट, तो ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो बोट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो जाने वक्त 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर हो गया, आने वक्त 4 किलोमीटर कवर हुआ 2 आवर्स में। क्यों? क्योंकि जाने वक्त स्पीड ज़्यादा थी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया। आते वक्त स्पीड कम हो जाती है तो उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस कवर हुआ। अब बताओ कि बोट की स्पीड खुद की कितनी है और वाटर की खुद की स्पीड कितनी है। तो हम इसमें दो चीज़ें लेट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ बोट इज़ x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ वाटर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक हम लिखेंगे STSU। अच्छा, ये STSU क्या है? स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम। किसकी स्पीड? ऑफ कोर्स बोट की स्पीड डाउनस्ट्रीम जाते वक्त, अपस्ट्रीम मतलब वापस आते वक्त, अगेंस्ट द फ्लो आते वक्त जो स्पीड है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है बोट प्लस वाटर, और यहाँ पे बोट माइनस वाटर, ये बन गया x प्लस वाई, ये बन गया x माइनस वाई, एंड ऑफ कोर्स यूनिट सेम रहेंगे, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो मुश्किल वाले होते हैं उसमें दो केस दिए जाएंगे, पहले केस में भी डाउन अप जाना है, दूसरे केस में भी डाउन अप जाना है। ठीक है, इसमें सिंपल केस है, पहले में डाउन जाओ, दूसरे में अप आ जाओ, बस। तो इसमें हमें कंडीशन अब क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? देखो पहला जो केस है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस DD 20 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम का टाइम TD 2 आवर्स। सो
डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डी 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 लिखने का मतलब है स्पीड डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, टाइम डाउनस्ट्रीम। स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की? x प्लस वाई। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20/2, इसको कट किया 10 रह गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब डिस्टेंस अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, टाइम अपस्ट्रीम 2 आवर्स, टाइम सेम है। तो फिर से फॉर्मूला, स्पीड अपस्ट्रीम इज डिस्टेंस ओवर टाइम। अपस्ट्रीम की बात हो रही है तो अपस्ट्रीम की वैल्यूज़, ठीक है। स्पीड अपस्ट्रीम कितनी है? x माइनस वाई, डिस्टेंस है 4, टाइम है 2, इसको कट किया 2 सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ऐड ऑन किया, ये कट गया, 2x इज 12, x की वैल्यू 6। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ ले जाओ, 6 प्लस वाई इज 10, सो y कितना हुआ यहाँ से? y इज इक्वल्स टू 4। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इसके आगे अब कुछ MCQs हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ तक एक बार रिकैप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम अब हम इनके MCQ स्टार्ट करेंगे।